हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर मैथ्स का टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, जो कि सैट एग्जामिनेशन, जीआरई और जीमेट के साथ साथ वो 6 से 10 स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाइंस एंड एंगल्स। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए इसको। और इसमें मैं आपको बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो ये लेक्चर में भी 2 या 3 सेशन का होगा, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या होता है? लाइंस बेसिकली डॉट से मिलके बनता है। बहुत सारे डॉट्स को अगर मैं एक सीधे लाइन में रखूंगा तो वो लाइन बन जाएगा, है ना। जैसे कोई लाइन है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में है लाइन। लाइन क्या होता है? तो मैं एक ऐसे एरो बनाऊंगा, तो यहाँ पे ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इसका एंड पॉइंट है ही नहीं, तो लाइन मीन्स नो एंड पॉइंट। लाइंस का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। सेकेंड में आता है रे। रे क्या होता है? जिसमें कि रे मतलब ऐसा, ये एक एंड पॉइंट है, फिर एक एंड पॉइंट नहीं है। ये एरो मतलब कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। तो रे मीन्स वन एंड पॉइंट। एंड थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स ये यहां से यहां तक फिक्स हो गया, मतलब लाइन सेगमेंट मीन्स 2 एंड पॉइंट। बेसिकली स्ट्रेट लाइन यही 3 टाइप्स के होते हैं, एक लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, ठीक है। नोट कर लिए इसको आप? हाँ, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स ऐसा पॉइंट जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब मोर देन 2 पॉइंट्स। मतलब अगर ये 2 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक और ऐसा कोई पॉइंट जो कि इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। 3 and more than 3 points 3 and more than 3 points lie on a straight line is called collinear point. ओके, जैसे ये ए बी सी है पॉइंट, तो ए बी सी आर कोलिनियर ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस कंडीशन में ये कोलिनियर नहीं है। तो कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स तब होगा जब वो किसी एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा हो। अब जो लाइंस होते हैं वो भी कुछ अपने स्ट्रक्चर के फॉर्म में कुछ रहते हैं, तो उसका भी कुछ नाम होता है। जैसे कि ये लाइन, कोई एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं,
जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, लाइन को हम किसी 2 पॉइंट से कैपिटल लेटर में डिनोट कर सकते हैं या फिर एक सिंगल लेटर के स्मॉल से डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये स्मॉल लेटर में डिनोट कर रहा हूँ एल और एम। मैं बोलूँगा कि एल पैरेलल टू एम का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पैरेलल लाइंस? क्योंकि अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक भी एक्सटेंड करूँ ना तो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, इसलिए ये पैरेलल है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा किसी भी लाइन सेगमेंट में, तो उसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम हो, किसी भी दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम हो, जैसे ये कोई लाइन है तो इसका डिस्टेंस इससे, अभी परपेंडिकुलर तो है नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो ये दिस इज नॉट पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ भी किया जा सके, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? कोई भी दो लाइन को अगर कोई थर्ड लाइन कट कर रहा है तो उस जो थर्ड लाइन है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे कि ये कोई एक लाइन है, यहाँ पे मैंने एक और कोई लाइन ड्रॉ किया, इसको अगर मैं किसी थर्ड लाइन से कट करूं, सो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब हुआ तो फिर कितने सारे एंगल फॉर्म्ड हो गए, यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, मतलब 8 एंगल्स फॉर्म्ड हो गए यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, तो इस याद रखना ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगा इस केस में। ठीक है, ओवरलैप लाइन, ओवरलैप लाइंस, ओवरलैप लाइंस क्या होता है? जैसे मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक और लाइन ड्रॉ किया, जैसे कि ये लाइन मैंने ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो ये ओवरलैप लाइंस हुआ, एक लाइन के ऊपर एक, तो ये लाइंस को हम लोग ओवरलैप लाइंस बोलेंगे। ये रेड लाइन ओवरलैप है ब्लैक लाइन के ऊपर। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? तो एक वैसा लाइन जो कि किसी लाइन से 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा हो। जैसे ये कोई लाइन ले लेते हैं, ये ए बी है, ये सी डी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ए बी सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन है, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके,
लाइंस के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया, अब एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एंगल्स जो होता है ना वो रे से फॉर्म्ड होता है। तो रे का मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया था पहले ही। रे का डायग्राम कैसा था, एक हमारा एंड पॉइंट होगा और एक एरो, मीन्स ये इन्फाइनाइट तक जा सकता है, नो एंड पॉइंट्स, ओनली वन एंड पॉइंट्स। तो इस लाइन से हम लोग एंगल्स बना सकते हैं, जैसे कि यहां पे मैं एक एंगल बना रहा हूं, ये एक एंगल हुआ, ये एंगल कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, ठीक है। अगर नेमिंग करना हो मुझे, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट को बी लेता हूँ, ये पॉइंट को सी लेता हूँ, इसका वैल्यू सपोज 30 डिग्री है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर एंगल सी ओ ए इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर डायरेक्टली एंगल ओ इक्वल टू 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, अगर इसके साथ कोई और एंगल्स ना बना हो तब, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट में आता है जीरो एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है, एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, बट एरो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अब जैसे ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे एक मैंने रे बनाया और इसी जगह पे एक और लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, एक और लाइन बना दिया, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो एंगल, जीरो एंगल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है, सबको पता है आप लोग को। ये हमारा कोई पॉइंट ले लेते हैं ओ, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये सिंबल मतलब ये 90 डिग्री है। अगर मैं ये सिंबल दे दूं तो ये 90 डिग्री का, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है। अगर ये सिंबल नहीं देता हूँ, डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री है। अगर मैं जैसे ही ये सिंबल ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री है। अगर जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ तो समझ जाना है कि ये 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री। दिस मीन्स अगर 90 डिग्री नहीं भी लिखा हो तो इस सिंबल का मतलब समझ जाने का कि 90 डिग्री है। इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ये एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, या फिर मैं बोल सकता हूँ राइट एंगल एट ओ। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, वह स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, ये एंड पॉइंट है, यहां से एक एरो जा रहा है, अब यहीं से एक और एरो जा रहा है इस दूसरे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ ना, ये वाला, ये एंगल होता है 180 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है कहने का मतलब। तो दिस इज कॉल्ड राइट स्ट्रेट एंगल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं ए ओ बी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी
180 degree. This is the straight angle. Next is कंप्लीट एंगल्स. कंप्लीट एंगल क्या होता है? सेम जब मैंने जीरो एंगल बताया था उसका डायग्राम भी सेम वही बनेगा, बट जैसे ये, तो कहने का मतलब कि ये एंगल ऐसे पूरा एक राउंड होकर वापस आ गया इस टाइप से. ये वाला, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. तो ये कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री. राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री और कंप्लीट एंगल का वैल्यू 360 डिग्री. याद रखना आप लोग. नेक्स्ट, एक होता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स क्या होता है? वो एंगल जिसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं. जैसे कि ओ ए बी. अगर मैं राइट एंगल बनाऊं तो राइट एंगल का देखो, ये थोड़ा स्पेस खुल गया ऐसे, इससे भी बड़ा बन सकता है, कितना भी बड़ा बन सकता है, कंप्लीट एंगल भी बन सकता है. तो 90 से जो भी कम है, अब देखो 90 से जो भी कम है तो ये एक्यूट एंगल हो सकता है. मतलब अगर ये एंगल मैं थीटा ले लूँ और ऐसे लिखूँ कि थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल. राइट एंगल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल आप देख सकते हो. एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल. वो एंगल, जैसे कि ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जांपल देता हूं. ये यहां पे आप देखो 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल है ये वाली. तो ये सपोज मैं लिख सकता हूँ थीटा शुड बी 180 डिग्री मोर देन कुछ भी, मतलब थीटा का वैल्यू हमारा 90 से 180 के बीच में लाई होना चाहिए. एक्यूट एंगल मतलब, तो हम लोग उसको एक्यूट एंगल्स बोलेंगे. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या है? अब जैसे मैं कोई एक लाइन बनाता हूं ऐसे, एक्यूट जैसे ही बनाऊंगा, बट एंगल का मेजरमेंट यहां से होगा, ये वाला, ये लाइन, ये एंगल जो हुआ इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे. रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? थीटा शुड बी लाई बिटवीन 180 to 360. 180 से 360 के बीच में लाई होना चाहिए.
उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि सपोज ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, नेमिंग दे देते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, सी है और यहाँ पे कोई डी है। तो क्या होता है, एंगल्स, अभी हमने इतने सारे एंगल्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स क्रिएट हुआ। तो अब जैसे ये जो एंगल्स हैं इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है इसके, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल DOC वर्टिकली अपोजिट। क्यों भाई वर्टिकली अपोजिट? Similarly, angle AOD will be equal to angle BOC. वर्टिकली अपोजिट। तो इसको हम लोग अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अब देखो, अब ये एंगल्स का बात करते हैं। ये एंगल हमने पढ़ा था ना, ये एंगल कंप्लीट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, सॉरी, ये स्ट्रेट एंगल होता है, ये स्ट्रेट एंगल होता है। तो स्ट्रेट एंगल्स का, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कभी भी स्ट्रेट एंगल में एक थर्ड लाइन अगर उसके बीच से किसी भी दो पॉइंट के बीच में से किसी भी स्ट्रेट एंगल में अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों के बीच में हमेशा लीनियर पेयर होता है। इसको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं कि AOB एंड BOC आर लीनियर पेयर, और उन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, बिकॉज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर ये भी हो गया, लीनियर पेयर ये भी हो गया, लीनियर पेयर ये भी हो गया, लीनियर पेयर ये भी हो गया। चारों एक दूसरे के लीनियर पेयर है। कौन कौन से हैं? AOB, एक BOC हुआ, फिर BOC प्लस एंगल COD हुआ, फिर COD प्लस DOA हुआ, फिर और AOB और DOC तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया। तो ये एक दूसरे के लीनियर पेयर है। DOA प्लस AOB, एक DOA प्लस AOB, ठीक है। इसको हम लोग सब लीनियर पेयर के कारण हुआ, सब लीनियर पेयर हुआ, ओके। नेक्स्ट इसमें है, ये तो लीनियर पेयर हो गया, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट भी हो गया। तो ये कंप्लीट एंगल जो हुआ, ये कंप्लीट एंगल्स, ये वाला, इनका सम कितना होगा? इनका सम होगा 360। कंप्लीट एंगल्स का सम क्या होगा? 360, ओके। सपोज ये अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा हो तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा वर्टिकली अपोजिट से ये भी 180 माइनस थीटा होगा, सबको ऐड करेंगे तो 360 होगा कंप्लीट एंगल्स।
एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोई भी दो एंगल को हम कंपेयर करेंगे और उन दोनों का सम अगर 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री है। इंडिविजुअली भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे कि मान लो कोई ये एंगल ए, कोई भी एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है सपोज 70 डिग्री, एक एंगल है सपोज 100 डिग्री, दूसरा है सपोज 80 डिग्री। तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन है? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसी एक एंगल से हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो एंगल्स उसमें होना चाहिए, दो एंगल्स का हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल में, और उन दोनों का सम हमेशा 180 होना चाहिए। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो, क्योंकि 100 + 80 विल बी 180 डिग्री। और सारे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जो लीनियर पेयर होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मैंने एक केस में बताया था, ऐसे अगर ये थीटा है तो ये 180 - थीटा होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। तो ये भी हमारे क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। सारे लीनियर पेयर में जितने एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और इंडिविजुअली भी हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को चेक कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये दोनों क्या सप्लीमेंट्री है? नहीं, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि 60 + 70 इज 130, 180 तो हो नहीं रहा, तो दिस इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम ऐसे ही कह सकते हैं कि सपोज भाई कोई एंगल 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो मैं बोलूँ कि इस 100 डिग्री का सप्लीमेंट कौन सा है? तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 - 100, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल 80 डिग्री होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होता है, उसको डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसी दो एंगल का सम, सपोज एंगल ए है, ये एंगल बी है, इन दोनों का सम सपोज 90 डिग्री होना ही चाहिए। सपोज ये 80 डिग्री है + 10 डिग्री, तो 90 डिग्री हुआ, तो यस, ये दोनों हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सेम वैसे जैसे सप्लीमेंट्री, बट सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, बस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो एंगल 90 डिग्री हुआ, जो हमारा बचा होता है, तो एक्स और वाई क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। एक्स + वाई का सम 90 डिग्री होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई, वाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, बस 90 से माइनस कर देने का। अगर मैं बोलूँ कि भाई 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? जस्ट 90 - 10, 80 डिग्री। ओके, अब आता है एक कंडीशन जिसमें कि किसी दो लाइन को एक थर्ड लाइन कट करता है। ट्रांसवर्सल का केस जो था, सपोज कोई दो लाइन है, दिस इज नॉट पैरेलल, अब इसको कोई थर्ड लाइन कट किया, तो ये लाइन का नाम क्या था? ट्रांसवर्सल लाइन।
तो जब ट्रांसवर्सल लाइन हुआ तो इसमें बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हुए, ए बी सी डी ई एफ जी एच एज्यूम कर लिया हमने। तो इन एंगल्स को हम लोग, ये सारे एंगल्स को क्या क्या एंगल्स कहते हैं, इसका नेम क्या होता है? तो इसमें दो टाइप के एंगल्स क्रिएट हुए, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो बी ये बाहर वाला, ये अंदर वाले जितने सारे हैं उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। मतलब सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा ई आर इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ए कॉमा बी कॉमा जी कॉमा एच आर एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसको इंटीरियर कहते हैं, इसको एक्सटीरियर कहते हैं। अब एंगल ए कॉमा एंगल ई कॉमा बी कॉमा एफ कॉमा डी कॉमा एच सी कॉमा जी आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पेयर को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। अभी जब मैं पैरेलल लाइंस बनाऊंगा तो ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। बट इन दोनों एंगल्स का को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। सिमिलरली ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। बी कॉमा एच कॉमा ए कॉमा जी आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। बी एच ए जी ऑल्टरनेट है, एक्सटीरियर बाहर के, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली सी कॉमा ई एफ कॉमा डी आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ओके, अब देखो, अब ये बी कॉमा डी, ये तो पता ही है, बी कॉमा डी सी कॉमा ए एफ कॉमा एच एंड जी कॉमा ई आर vertically opposite angles, and vertically opposite angles are always equal. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इनका भी कुछ बता नहीं सकते हैं। ये पैरेलल अगर नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे, बट ये हमेशा इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एच एंड एंगल जी इज इक्वल टू एंगल ई। ये हमेशा इक्वल होंगे, बट इसका हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर पैरेलल लाइंस होते तो ये सब इक्वल होते। तो पैरेलल लाइंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग बस इतने ही तक, मैंने जितना प्रॉपर्टीज़ आप लोग को बोला है बस उसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से। क्या होता है इंटीरियर, क्या होता है एक्सटीरियर, स्ट्रेट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑप्टिक्स एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, सारा आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, बेसिक, मीडियम एंड हाई लेवल, जो कि आपका सैट एग्जामिनेशन, जीआरई एग्जामिनेशन और जीमेट एग्जामिनेशंस में आते हैं फ्रिक्वेंटली। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं 6 to 10 वाले स्टूडेंट्स, उनको भी बहुत ये हेल्प करेगा।
आई होप आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।